नमस्कार दोस्तों, हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ चुके थे। आज हम कुछ अन्य प्रमुख आंदोलनों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा किया गया था और किसके विरुद्ध किया गया था। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह जो था वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, यानी अंग्रेजों के विरोध में यह सन्यासी विद्रोह सन्यासियों के द्वारा किया गया था। अब भाई, ये सन्यासी विद्रोह किया क्यों गया था? क्या कारण था आखिरकार कि सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह किया? तो इसका जो कारण था वो ये था कि अंग्रेजों ने तीर्थों पर कर लगा दिया था, और जब अंग्रेजों ने तीर्थों पर कर लगा दिया तब सन्यासी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं और सन्यासी इस बात का विरोध करते हैं कि आखिर आप लोगों ने तीर्थों पर कर क्यों लगा दिया है, हम तीर्थों पर कर नहीं देंगे। तो बस इसी बात को लेकर सन्यासी और अंग्रेजों के बीच में तनातनी हो जाती है और एक विरोध जन्म लेता है, एक विद्रोह जन्म लेता है, जिसको हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में ये सारे फैक्ट हो गए कि सन्यासी विद्रोह जो था वो सन्यासियों के द्वारा किया गया था और अंग्रेजों के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। और क्यों किया गया था? चूंकि अंग्रेजों ने तीर्थों पर कर लगा दिया था और इसी के विरोध में सन्यासियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह किया गया था। इतने फैक्ट हो गए। अब देखिए, एक प्रश्न यहां से बनता है कि पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन कौन था? यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आता है कि पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन कौन था। तो देखिए, आंदोलन सन्यासी विद्रोह के पहले कई हुए, लेकिन अगर आपसे स्पेशली अंग्रेज विरोधी पहला आंदोलन पूछता है तो वास्तव में सन्यासी विद्रोह ही पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन है। अंग्रेज विरोधी आंदोलन माना जाता है सन्यासी विद्रोह पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन कौन सा है, तो पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन सन्यासी आंदोलन या सन्यासी विद्रोह ही माना जाता है। अगला फैक्ट हो गया यह सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह के बारे में अगला फैक्ट यह है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार सन्यासी विद्रोह भारत के किन क्षेत्रों में प्रभावी था, यानी किन क्षेत्रों में सन्यासी विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। तो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था जहां पर सन्यासी विद्रोह सबसे अधिक प्रभावी था। तो यह भी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सन्यासी विद्रोह भारत के किन क्षेत्रों में प्रभावी था। तो सन्यासी विद्रोह भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्रों में प्रमुख रूप से प्रभावी था। और देखिए, सन्यासी विद्रोह के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, हम जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा हुआ है। कौन सा उपन्यास? आनंद मठ। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आनंद मठ जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखित है? तो आनंद मठ उपन्यास जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास है। पहली बात, यहां सन्यासी विद्रोह से संबंध क्या है इस आनंद मठ का? तो यहां से जो प्रश्न बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित जो आनंद मठ उपन्यास है उसकी कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो जो आनंद मठ उपन्यास है उसकी कथा वस्तु जो है वो इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी सन्यासी विद्रोह की ही चर्चा इस आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की हुई है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो इस प्रकार से सन्यासी विद्रोह के संबंध में हम लोगों ने इतने फैक्टों को जाना कि सन्यासी जो विद्रोह था वो पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो प्रभावी था प्रमुख रूप से सन्यासी विद्रोह, और अंग्रेजों ने तीर्थों पर कर लगा दिया था और इसी के विरोध में सन्यासियों द्वारा ये सन्यासी आंदोलन चलाया गया था। और जो आनंद मठ उपन्यास है उसकी कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। तो इतने ही फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है सन्यासी आंदोलन के संबंध में। अब देखिए दूसरे आंदोलन का जिक्र करते हैं, दूसरे आंदोलन के बारे में जानते हैं हम लोग। तो दूसरा जो आंदोलन हमारा है वो है नील आंदोलन। नील आंदोलन के संबंध में भी कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं छोटी छोटी परीक्षाओं में, आपके सिलेबस में भी है। तो देखिए नील आंदोलन सबसे पहले यह जानते हैं कि चलाया क्यों गया था। आखिरकार नील आंदोलन क्यों चलाया गया? तो देखिए जो नील मालिक थे उन नील मालिकों के द्वारा किसानों का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था। किसान नील मालिकों से बहुत अधिक परेशान थे। नील मालिक जो थे वो किसानों का बहुत अधिक शोषण कर रहे थे। इसीलिए किसानों के द्वारा जो है नील मालिकों के शोषण के विरुद्ध ये नील आंदोलन चलाया गया था। पहली बात, ये जो नील आंदोलन था वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल क्षेत्र में प्रभावी था, यानी जो इसका विद्रोह क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल था। यह भी याद रखेंगे कि नील आंदोलन का जो विद्रोह क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। ये दो प्रश्न तो नील आंदोलन के संबंध में हो गए। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नील आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो ये है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है नील दर्पण। इस नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रण किया गया है। तो इस नील दर्पण के लेखक कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। यानी नील कृषकों की दुर्दशा पर जो नील दर्पण पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। और इस नील दर्पण पुस्तक में किसानों की दुर्दशा को दिखाया गया है कि किस प्रकार से नील मालिक जो है किसानों का शोषण लगातार करते जा रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है इस नील दर्पण पुस्तक में। किसके द्वारा किया गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। तो इस नील आंदोलन से संबंधित इतने ही फैक्ट जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। तो इतने फैक्टों को जो है हम याद रखेंगे। ये नील आंदोलन से संबंधित फैक्ट हो गए। तो दो विद्रोह हम लोगों ने पढ़ लिए, दो आंदोलन पढ़ लिए। एक तो सन्यासी आंदोलन पढ़ लिया और दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने नील आंदोलन। अब देखिए कुछ अन्य छोटे छोटे भी आंदोलन हुए। आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो देखिए एक हुआ है कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन के संबंध में केवल दो फैक्ट याद रखेंगे और याद करने की जरूरत नहीं है। कूका आंदोलन जो है वो 1862 में पंजाब में हुआ था। पहली बात, यानी 1862 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। और इस कूका आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो राम सिंह कूका थे। तो कूका आंदोलन के संबंध में दो फैक्ट याद रखेंगे कि 1862 में पंजाब में यह कूका आंदोलन हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो राम सिंह कूका थे। अब देखिए एक पावना विद्रोह हुआ था। इस पावना विद्रोह के संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पावना विद्रोह सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों हुआ था। तो देखिए पावना विद्रोह इसलिए हुआ था चूंकि भूमि में लगान
बढ़ा दिया गया था। यानी अंग्रेजों द्वारा भूमि लगान में वृद्धि कर दी गई थी और इसी भूमि लगान के विरोध में जो है ये पावना विद्रोह हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था मुख्य रूप से, तो ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र के पावना जिले में हुआ था। इसीलिए इसको पावना विद्रोह कह दिया जाता है, चूंकि पावना जिले में हुआ था। तो भूमि लगान के विरोध में हुआ था यह विद्रोह और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के पावना जिले में मुख्य रूप से यह विद्रोह देखने को मिलता है। तो पावना विद्रोह के संबंध में एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो दो व्यक्ति थे प्रमुख रूप से, एक शंभूपाल और एक ईशान चंद्र राय। तो ये दो नाम याद रखेंगे कि इस पावना विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे शंभूपाल और ईशान चंद्र राय। दो व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे। तो पावना विद्रोह के संबंध में बस इतने ही फैक्ट पूछे जाते हैं। भूमि लगान के विरोध में ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र के पावना जिले में ये प्रारंभ हुआ था पावना विद्रोह, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे शंभूपाल और ईशान चंद्र राय। अब देखिए एक छोटा सा विद्रोह और जान लेते हैं, खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह के संबंध में हम कुछ खास नहीं जानेंगे, बस इसके संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है कि खासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था मुख्य रूप से। तो देखिए ये जो है वो असम के क्षेत्र में हुआ था, पहाड़ियों के क्षेत्र में, वहां पर जो है खासी विद्रोह हमको देखने को मिलता है। तो खासी विद्रोह के संबंध में बस इतना ही जानेंगे कि ये लगभग जो असम का क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ियों का जो क्षेत्र है असम के इलाके में, वहां पर ये खासी विद्रोह हमको देखने को मिलता है। तो खासी विद्रोह के संबंध में बस इतना ही जानेंगे। तो इस प्रकार से हमने सन्यासी विद्रोह को पढ़ा, सन्यासी आंदोलन को पढ़ा, नील आंदोलन को पढ़ा, और सन्यासी आंदोलन, नील आंदोलन के बारे में प्रश्न भी बहुत बनते हैं तो इनको याद रखेंगे। कूका आंदोलन के संबंध में थोड़े प्रश्न याद रखेंगे, पावना विद्रोह और खासी विद्रोह। तो जो भी इन विद्रोहों से संबंधित प्रश्न बनते थे उन सबको हमने कवर कर लिया। इससे अधिक आपकी परीक्षा जो सुपर टेट की है उसमें जो है नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। इसी से प्रश्न आ जाएंगे लगभग सारे के सारे। अब देखिए हम आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में पढ़ चुके थे। ब्रह्म समाज को पढ़ा हुआ था, आर्य समाज को पढ़ा हुआ था, रामकृष्ण मिशन को पढ़ा हुआ था, कुछ अन्य प्रमुख समाज सुधारकों को भी हमने पढ़ा हुआ था। तो देखिए ये जितने भी समाज सुधारक थे वो सारे के सारे समाज सुधारक हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। मोस्टली समाज सुधारक हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां व्याप्त थीं, जो भी अंधविश्वास व्याप्त थे, उनको दूर करना चाहते थे और उनको दूर भी किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दूर भी किया गया। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनके बारे में जानेंगे। यानी हिंदू धर्म में सुधार के लिए तो कई आंदोलन हम पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म में सुधार के लिए आखिरकार कौन कौन से आंदोलन चलाए गए और इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए कौन कौन से सुधारक सामने आए जिन्होंने इस्लाम धर्म में सुधारने का प्रयास किया। देखिए चूंकि इस्लाम धर्म में क्या था, इस्लाम धर्म में भी अनेक कुरीतियां व्याप्त थीं, अंधविश्वास व्याप्त था। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग आधुनिक शिक्षा को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, वो आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे, आधुनिक शिक्षा नहीं चाहते थे कि भारतीय मुसलमान ग्रहण करें, क्योंकि वो पुराने अंधविश्वास को मानते थे, कुरान को ही सत्य मानते थे और अनेक कट्टर पंथ का अनुसरण करते थे, कट्टरपंथी थे। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां ने सबसे पहले भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। यानी मुसलमानों के लिए वो आधुनिक शिक्षा का प्रयास
करना चाहते थे और मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, ताकि आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके मुसलमान भी हिंदुओं की बराबरी कर सकें, हिंदुओं के साथ जो है चल सके। वरना मुसलमान अगर आधुनिक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो वो पिछड़ते हुए चले जाएंगे समाज में। तो समाज में मुसलमान आगे रहें, इसलिए उनका आधुनिक शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले की हुई थी। पहला फैक्ट। इसी क्रम में सर सैयद अहमद खान ने क्या किया हुआ था? देखिए, मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया हुआ था? कई प्रयास किए हुए थे, लेकिन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम केवल बताएंगे। तो इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की हुई थी, यानी मुसलमान भी शिक्षित हो सकें, मुसलमान भी आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, मुसलमान भी हिंदुओं के बराबरी में आ सकें शिक्षा के मामले में। तो ऐसा प्रयास सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले किया और इसी क्रम में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की हुई थी। और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में बदल गया था और 1920 में इसका नाम हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU। 1920 में नाम बदल दिया गया था। पहले जब सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना अलीगढ़ में की थी तब इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की हुई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुसलमानों के शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा किसको प्रदान की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये 3 फैक्ट सर सैयद अहमद खान के बारे में याद रखेंगे। पहला फैक्ट, भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यह कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के नाम से जाना गया और अंग्रेजों द्वारा सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इतने फैक्ट सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब देखिए अगले मुस्लिम आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वहाबी आंदोलन, या इसी को कहा जाता है वली उल्लाह आंदोलन। देखिए आपकी परीक्षा में वहाबी आंदोलन ही आएगा, वहाबी आंदोलन करके ही प्रश्न पूछेगा, वली उल्लाह आंदोलन करके नहीं पूछेगा। हमने बता दिया कि इसी वहाबी आंदोलन का एक जो दूसरा नाम है वो है वली उल्लाह आंदोलन। खैर वहाबी आंदोलन ही हम याद रखेंगे। तो देखिए वहाबी आंदोलन के संबंध में जो पहला फैक्ट है वो यह है कि वहाबी आंदोलन भारत में प्रारंभ नहीं किया गया था। भारत में प्रारंभ नहीं किया गया था, यह आंदोलन ईरान में प्रारंभ किया गया था। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अब्दुल वहाब के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया और कहां पर प्रारंभ हुआ? तो ईरान में अब्दुल वहाब के द्वारा वहाबी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले की जाती है। यह फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए भारत में इस वहाबी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार भारत में वहाबी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया। तो भारत में वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले थे सैयद अहमद बरेलवी। नाम बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया हुआ था। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ ईरान में अब्दुल वहाब के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इस वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया था। एक और फैक्ट पूछा जाता है वहाबी आंदोलन के संबंध में। देखिए वहाबी आंदोलन से जुड़े एक नेता हैं सैयद अहमद तुती मीर।
प्रश्न पूछा जाता है कि सैयद अहमद तुती मीर किस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता हैं, तो ये वहाबी आंदोलन से ही जुड़े प्रमुख नेता हैं सैयद अहमद तुती मीर। भारत में लोकप्रिय वहाबी आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने बनाया है। सैयद अहमद बरेलवी तो प्रमुख नेता है ही वहाबी आंदोलन के, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन एक अन्य नेता सैयद अहमद तुती मीर थे, ये भी वहाबी आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता थे। तो इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। तो वहाबी आंदोलन के संबंध में 3 फैक्ट याद रखेंगे। ईरान में अब्दुल वहाब के द्वारा वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने इस वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और सैयद अहमद तुती मीर एक प्रमुख नेता वहाबी आंदोलन के थे। अब चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। अगला आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन को भी हम एक और नाम देते हैं कादियानी आंदोलन। परीक्षा में अहमदिया आंदोलन ही पूछा जाएगा, कादियानी आंदोलन नहीं आएगा। बस हमने बता दिया कि अहमदिया आंदोलन को ही कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो देखिए अहमदिया आंदोलन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इस अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो इस अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे मिर्जा गुलाम अहमद। नाम याद रखेंगे, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहां पर प्रारंभ किया गया था अहमदिया आंदोलन? तो पंजाब क्षेत्र जो है, जो पंजाब प्रांत है, इस पंजाब प्रांत में एक जिला है गुरुदासपुर। इस पंजाब प्रांत में एक जिला है गुरुदासपुर और इस गुरुदासपुर जिले में एक स्थान है कादियाना। इसी कादियाना स्थान से इस अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ होता है। इसीलिए अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो बस अहमदिया आंदोलन के बारे में इतना ही जानेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है और कहां पर किया जाता है? पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियाना नामक स्थान से। तो इस प्रकार से अहमदिया आंदोलन के संबंध में हम इतने फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए अगले आंदोलन की बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है हमारा जो मुस्लिम आंदोलन, वो है देवबंद आंदोलन। नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, देवबंद आंदोलन। तो देवबंद आंदोलन के संबंध में बस 1-2 पॉइंट्स याद रखेंगे। देवबंद ये है कहां पर, ये जान लेते हैं। देवबंद ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर, वहीं पर एक स्थान है देवबंद। तो चूंकि यहीं पर आंदोलन का प्रारंभ होता है, इसलिए इसको देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस देवबंद आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो इस देवबंद आंदोलन को प्रारंभ करने वाले 2 उलेमा थे। 2 उलेमाओं ने इस देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किया हुआ था। उलेमा कौन होते हैं? उलेमा होते हैं जो इस्लाम धर्म की व्याख्या करने वाले जो होते हैं, उनको उलेमा कहा जाता है, यानी जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं। तो इस्लाम धर्म की व्याख्या करने वाले यानी जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। और 2 उलेमाओं के द्वारा ही देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। और कौन कौन से वो 2 उलेमा थे? नाम याद रखेंगे। एक थे मोहम्मद कासिम ननौती और दूसरे थे राशिद अहमद गंगोही। ये 2 नाम याद रखेंगे, मोहम्मद कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोही। इन 2 उलेमाओं के द्वारा देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बस इतने ही फैक्ट देवबंद आंदोलन के संबंध में आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमने बता दिए। तो ये मुस्लिम आंदोलन हो गए। अब हम जानेंगे थोड़ा सा मोहम्मद इकबाल के बारे में। मोहम्मद इकबाल के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो देखिए मोहम्मद इकबाल के बारे में हम जान लेंगे और लगभग मोहम्मद इकबाल के बाद से हम जो आपके सुपर टेट में सिलेबस है वो लगभग नेशनल मूवमेंट बचा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास का लगभग पूरा हो गया
टॉपिक इतिहास से संबंधित जो भी सिलेबस है, केवल राष्ट्रीय आंदोलन बचा हुआ है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम विस्तार से देख लेंगे वीडियोस को, और जो सुपर टेट की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे। लेकिन नेशनल मूवमेंट को विस्तार से थोड़ा सा वीडियोस में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे समझ में नहीं आते हैं अगर डिटेल हम नहीं जानेंगे नेशनल मूवमेंट की कि कौन सी घटना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, तो प्रश्नों को हम जो है कर नहीं पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, भ्रम में रहेंगे। एक बार हम वीडियो देख लेंगे, 2 बार वीडियो देख लेंगे, प्रश्न हम उतने नहीं करेंगे जितने वीडियो में बताए गए हैं, प्रश्न हम उतने ही करेंगे जितने सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए हम आपको पीडीएफ दे देंगे। लेकिन वीडियोस आपको डिटेल में ही देखने पड़ेंगे, तभी आप नेशनल मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। नेशनल मूवमेंट की घटनाओं को जब एक एक करके आप जानेंगे, तभी आप प्रश्न उत्तर करने में आपको मजा आएगा। खैर, बात की बात है। अब देखिए, मोहम्मद इकबाल के संबंध में हम बता रहे थे, तो देखिए मोहम्मद इकबाल के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं वो ये पहला प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो मोहम्मद इकबाल ही थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ये होता है कि मोहम्मद इकबाल ने ही सबसे पहले ये कहा था कि एक राष्ट्र हिंदुओं का होना चाहिए और एक राष्ट्र मुस्लिमों का होना चाहिए, यानी एक राष्ट्र हिंदुओं का हो और एक राष्ट्र मुस्लिमों का हो, ऐसा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया हुआ था सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मोहम्मद इकबाल थे। अगला फैक्ट देखिए मोहम्मद इकबाल के बारे में। देखिए, मोहम्मद इकबाल की एक पुस्तक है बंग ए दर्रा। पहले तो यही याद रखेंगे, पूछा जाता है बंग ए दर्रा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बंग ए दर्रा। और इसी पुस्तक बंग ए दर्रा में इंकलाब शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने ही किया है। तो इंकलाब शब्द का प्रयोग करने वाले मोहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में सबसे पहले इंकलाब शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इंकलाब का अर्थ क्या होता है? इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति अथवा परिवर्तन। इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति अथवा परिवर्तन। अगला फैक्ट जो मोहम्मद इकबाल के बारे में है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जो है वो मोहम्मद इकबाल की ही प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार से ये 3-4 फैक्ट मोहम्मद इकबाल के बारे में याद रखेंगे। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मोहम्मद इकबाल थे। इन्होंने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में प्रथम इंकलाब शब्द का प्रयोग किया है। इंकलाब का अर्थ क्रांति अथवा परिवर्तन होता है और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जो है वो मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार से लगभग हमने पूरे प्रश्न देख लिए। अब नेशनल मूवमेंट ही इतिहास में बचा हुआ है, तो नेशनल मूवमेंट को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे और इतिहास खत्म हो जाएगी आपकी। इसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनको भी हम पढ़ा देंगे और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक सब अच्छा ही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।